हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने शायद स्ट्रेट लाइन में कुछ तो भी देखा ही था। ओके, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन देख रहे थे। चलिए कुछ क्वेश्चंस और कर रहे हैं हम लोग आगे, है ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द straight line through 1, 2 through 1, 2 if x intercept is twice y intercept, if x intercept is twice y intercept, है ना। करो जरा। x इंटरसेप्ट इज ट्वाइस y इंटरसेप्ट, है ना। तो अगर y इंटरसेप्ट हम लोग b मानते हैं तो x इंटरसेप्ट क्या होगा। तो बोल रहा है कि x इंटरसेप्ट इज ट्वाइस y इंटरसेप्ट, मतलब y इंटरसेप्ट का दोगुना। दोगुना मतलब कितना हो जाएगा, 2b। y इंटरसेप्ट को अगर आपने b माना तो x इंटरसेप्ट अपने आप किसके बराबर हो जाएगा, 2b, क्योंकि दोगुना बोल रहा है ना। तो अगर मैं पूछूं कि लाइन की इक्वेशन, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लो। इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन कैसे लिखोगे बच्चों, x अपॉन x इंटरसेप्ट दैट इज 2b। लास्ट क्लास में बात की हमने y अपॉन y इंटरसेप्ट दैट इज b इक्वल टू 1। गाइस ये वाली लाइन 1, 2 से ही पास कर रही है, तो 1, 2 से पास कर रही है तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यानी हम लोग बोलेंगे क्या कि इट सेटिस्फाइज 1, 2। क्यों, क्योंकि ये लाइन 1, 2 से पास कर रही है तो इट हैज टू सेटिस्फाई 1, 2, है ना। तो दिस इज गोइंग टू बी 1/2b प्लस 2/b इक्वल टू 1। एलसीएम लीजिएगा इधर तो 2b आएगा, ऊपर कितना आएगा 1, और प्लस इधर 2 आएगा तो 2 इंटू 2 4 दैट इज 1, है ना। तो यानी यहां से b की वैल्यू मुझे लग रहा है गाइस आ रही है 5/2। 5/2 5/2 देख लीजिए। तो 5/2 आ रही है, तो इसका मतलब x अपॉन 2b, 2b मतलब 5 प्लस y अपॉन b दैट इज 5/2 इक्वल टू 1। तो मुझे लग रहा है कि इसकी इक्वेशन बन रही है x प्लस 2y इक्वल टू 5। 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, देख लीजिए किसी स्टेप में दिक्कत है तो बता सकते हैं। x प्लस 2y इक्वल टू 5 विल बी द फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस passing through 2, 4 and forming a triangle of area 16 square centimeter with coordinate axis। मतलब कोऑर्डिनेट एक्सेस मतलब हो गया दोनों ही कंबाइंड, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। तो बोला भाई कोऑर्डिनेट एक्सेस के साथ तो एरिया 16 बना रहा है और पास किससे कर रहा है, 2, 4 से, है ना। 2, 4 से तो करके बताइए।
बोल रहा है कि जो एरिया बना रहा है ना 16 स्क्वायर सेंटीमीटर है ना, एरिया जो बना रहा है दैट इज 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमने बोला कि भाई देख लेते हैं कैसी लाइन है। तो एक तो क्या है कि 2,4 से पास कर रहा है ना, और 16 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो हमने बोल दिया कि मान लीजिए कि ऐसी कोई लाइन है जो भाई 2,4 से पास कर रही होगी। ऐसे और भी लाइंस बना सकते हैं, और इसका एक्स इंटरसेप्ट ए मान लिया और वाई इंटरसेप्ट मान लिया बी, है ना। ए बी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि 2,4 के थ्रू अलग अलग लाइंस बन सकती है, जैसे ऐसी भी लाइंस बन सकती है ना, ऐसी भी लाइन बन सकती है। तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप समझ लीजिए थोड़ा सा। तो हमने एक्स इंटरसेप्ट ए माना है, वाई इंटरसेप्ट बी माना है, तो हम लोग बोले कि जब इस लाइन को लिखना चाहूंगा ना मैं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। एक तो ये लिख सकता हूं मैं लाइन की इक्वेशन को। यहां से मेरे को एक चीज समझ में आ रही है बच्चों, अगर ये 2,4 से पास कर रहा है, ये 2,4 से पास कर रहा है, तो 2,4 इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब 2/a प्लस 4/b इक्वल टू 1, ये आएगा 2/a प्लस 4/b इक्वल टू 1। अब दूसरी बात सुनिएगा, अब दूसरी बात सुनिएगा, एरिया दिया हुआ इसका 16, तो यानी हम लोग बोल सकते हैं एरिया हाफ ए बी। और बार बार बतला रहा हूं, अगर एरिया है तो मॉडुलस लगाओ, एरिया है तो मॉडुलस लगाओ। तो हाफ ए बी 16, तो ए इंटू बी कितना हो जाएगा, या तो 32, या ए बी क्या हो जाएगा -32। कुछ भी डाउट हो पूछ लीजिएगा, है ना। ए बी या तो आपका 32 आएगा, या फिर ए बी क्या आएगा -32, यानी बी की वैल्यू 32/a, पहला केस। और दूसरा केस बी की वैल्यू -32/a। यूज करना पड़ेगा, यहां पे यूज करना पड़ेगा। तो बी की वैल्यू जब मैं 32/a यूज करूंगा, है ना, तो 2/a प्लस 4/b केस 1, और b की वैल्यू जब मैं 32/a यूज करूंगा तो यहां a चला जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 1। तो मैंने क्या किया बच्चों, b की वैल्यू 32/a यहां पे रख दी, तो a ऊपर चला गया और 32 नीचे आ गया। दिस इज 8 टाइम्स। क्वाड्रेटिक बनाओगे तो 16 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 8a, है ना, एलसीएम इक्वल टू 1। यानी यहां से a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 16 इज 0, मतलब यहां से a की सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी 4। a की वैल्यू क्या आएगी 4। अगर a 4 आया तो b की वैल्यू कितनी आएगी, b की वैल्यू आ जाएगी 8, है ना, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। यानी एक ही लाइन आई इस केस में, तो x/4 प्लस y/8 इक्वल टू 1। देयर इज ओनली वन लाइन इन दिस केस, बट सेकंड केस में देखना पड़ेगा, है ना। सेकंड केस में b -32/a रख रहे हैं आप, केस 2। अगर b को -32/a रख रहे हैं बॉस, तो यहां पे बनेगा 4 अपॉन -32/a, तो a तो ऊपर ही जाएगा 8 टाइम्स। एलसीएम में क्या आएगा 8a, और यहां 16 माइनस ए स्क्वायर, है ना, बीच में माइनस आ गया, इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। तो इसमें बनेगा ए स्क्वायर प्लस 8a माइनस 16। तो इसमें दिख रहा है ना कि दो वैल्यूज तो आएंगी ही आएंगी, है ना, सॉल्व नहीं कर रहा हूं मैं, है ना, बाकी जो भी होगा दो वैल्यूज तो आएंगी ही आएंगी, आप सोच लो एक बार, ठीक है। तो अगर दो वैल्यूज आएंगी यहाँ पे a1 और a2, तो दोनों के लिए वैल्यूज आएंगी ना, जैसे यहां से दो वैल्यूज आएंगी a1 a2, है ना, निकाल लो, क्वाड्रेटिक सॉल्व कर सकते हो, रियल रूट है, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव इसका, आप देखो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव। मुझे लाइन नहीं निकालना है, मुझे लाइन नहीं निकालना है, लाइन निकालने में इंटरेस्ट नहीं है। मेरा सवाल है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, तो सिर्फ कितनी लाइन से ये बतलानी है। तो बहुत ऑब्वियस है कि एक लाइन 10 आएगा। अगर यहां से हमें लाइंस निकालनी है गुरु, है ना, तो 2a आएगा तो उसके कोरस्पॉन्डिंग 2b आएगा, मतलब एक a1 आया तो उसलिए लिए b आएगा, फिर a2 है तो फिर उसके लिए b आएगा, तो दो ही लाइन हुई ना, दो ही लाइन हुई ना, समझ रहे हो बात को, दो ही लाइन हुई। तो यानी कि टोटल हमारे पास कितनी लाइंस हुई, 3 लाइंस हुई टोटल, हमारे पास कितनी लाइंस हुई 3। ऐसा नहीं कीजिएगा कि सर a4 b8 तो a8 b4, है ना, वो नहीं बढ़ करेगा, है ना। तो ऐसा नहीं कि उसका डबल कर दीजिए आप, ठीक है। और यहां सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव से ही पता चल गया, अगर मान लो यहाँ डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाता तो एक ही कोई रियल वैल्यू ही नहीं आती, मतलब यहां से कोई लाइन नहीं आता फिर, समझ रहे हो बात को। यानी कि सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट से हमारा आइडिया निकल जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट से हमारा आइडिया निकल जाएगा, और टोटल लाइंस आएंगे गाइस 3। क्लियर है क्या सबको? चलिए क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन of the line
थ्रू द पॉइंट 4, -3 if the sum of intercept is 5। करो बच्चों, ग्रेट। दो लाइंस आ रही है मतलब कुल मिला के, है ना। तो हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 4, -3 इफ द सम ऑफ इंटरसेप्ट इज 5। तो गाइस अगर सम ऑफ द इंटरसेप्ट 5 है, तो जैसे अगर एक इंटरसेप्ट का लेंथ मैंने माना a, तो दूसरा फिर 5 - a होना चाहिए ना। अगर एक इंटरसेप्ट a है x, तो y क्या होना चाहिए? 5 - a। क्यों? क्योंकि सम ऑफ इंटरसेप्ट 5 होना चाहिए, सम ऑफ इंटरसेप्ट 5 होना चाहिए। मतलब लाइन की इक्वेशन बन गई बॉस, x/a + y/5 - a = 1। और बच्चों ये पास कर रहा है 4, -3 से, तो 4/a और -3/5 - a = 1। चेक कर लो आप। तो मैंने बोला कि अगर x इंटरसेप्ट a है तो y इंटरसेप्ट 5 - a है। क्यों है? क्योंकि सम ऑफ इंटरसेप्ट क्या है? 5। तो यहां से अब जब इक्वेशन डेवलप करेंगे तो 4 × 5 - 3a = कितना हो जाएगा? ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके जाएगा तो a × 5 - a, यानी क्या आंसर आ जाएगा? 20 - 4a - 3a दैट इज -7a = 5a - a स्क्वायर, है ना। इसको इधर ले आइए। तो मुझे लग रहा है a² - 12a + 20 = 0। और मुझे लग रहा है कि a की वैल्यू यहां से दो फैक्टर करके आएगी, a - 10 है और a - 2, यानी कि आपके पास a की दो वैल्यूज आ रही हैं 10 और 2। अच्छा तो हम लोग बोल सकते हैं कि फिर लाइंस कैसे लिखेंगे? तो हम लोग एक लाइन तो ऐसी आएगी, x/a मतलब 10 प्लस y/5 - a, 5 - a मतलब 5 - 10 मतलब -5। एक तो ये वाली लाइन लेंगे, एलसीएम ले लेना आप, है ना। दूसरा x/2 और प्लस y/3 = 1। तो ये दोनों की दोनों लाइंस आपके आंसर में होनी चाहिए, राइट। हाँ एलसीएम लेके कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बाकी ऐसे भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। इफ अ लाइन intersects x axis and y axis at capital A and capital B and passes through a fixed point small a comma b, then find the locus of the midpoint sorry of the midpoint of AB। तो जो A और B है, x एक्सिस y एक्सिस पे जहां काट रहा है, उसका मिड पॉइंट का आपको लोकस बतलाना है। इसमें क्या कह रहा है कि हमारे पास एक लाइन है जो अपने पास एक लाइन है जो x एक्सिस को काट रहा है a पे, या जैसे भी आप समझ लो, है ना। तो एक पॉइंट a है और एक पॉइंट b है ना। इसके मिड पॉइंट का लोकस बतलाना है बॉस। इसके मिड पॉइंट का लोकस बतलाना है, तो इसको मैं h के मान लेता हूं, है ना। इसको मैं h के मान लेता हूं। सोचो अगर मैं इसको h के मान लेता हूं, सुनना ध्यान से, तो मैं क्या इसके कोऑर्डिनेट्स लिख सकता हूं h के टर्म्स में। मिड पॉइंट का लोकस निकालना है ना, मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। तो अगर मैंने इसको मिड पॉइंट मान लिया है h, k, है ना, देखना ध्यान से,
तो इसका देखो, इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और इसका भाई मेरे x कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब सुनना, अगर तुम इसका x कोऑर्डिनेट अल्फा मानते हो, इसका x कोऑर्डिनेट अल्फा मानते हो, जैसे इसको तुमने बोला अल्फा, तो अल्फा प्लस 0, अल्फा प्लस 0 इक्वल टू 2h होगा, है ना। अल्फा प्लस 0 बाई 2 इक्वल टू h, अल्फा प्लस 0 इक्वल टू 2h होगा, अल्फा प्लस 0 इक्वल टू 2h होगा, मतलब अल्फा की वैल्यू क्या आएगी दोस्त, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 2h। यानी हम लोग बोल सकते हैं इसका x कोऑर्डिनेट हो गया 2h। अच्छा सर, y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, तो y कोऑर्डिनेट इसका b का ये होएगा 2k। सिमिलर लॉजिक, कोई बोले इसको बीटा मान लेते हैं, हाँ बीटा मान के कर सकते हो, तो बीटा प्लस 0 अपॉन 2 इज k, तो वहां से बीटा 2k आ जाएगा। तो आप समझ पा रहे हो कि अगर कभी भी यहां पे मिडिल पॉइंट hk है तो इन पॉइंट्स को आप इमीडिएटली लिख सकते हो। ये बिल्कुल सिंपल ट्रिक है, ध्यान से सुन लीजिएगा, जो कि मैंने निकाल के भी दिखा दिया। hk है तो सिंस इसका y कोऑर्डिनेट 0 है तो इसका y कोऑर्डिनेट 2k हो जाएगा, सो दैट 2k प्लस 0 अपॉन 2 मस्ट बी k, और ऐसे इधर 2h है इधर 0 है तो ये h आ जाएगा। ठीक है, अब सोचना कि क्या मैं इस लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख सकता हूं। यस, द इक्वेशन ऑफ लाइन x इंटरसेप्ट 2h, y इंटरसेप्ट 2k, तो ये हो गई लाइन की इक्वेशन बॉस। हमें hk में रिश्ता बनाना है, वही लोकस देगा। तो बेटा एक चीज समझना कि ये जो लाइन है, ये लाइन पास कर रही है एक और पॉइंट से, a कॉमा b से, ये फिक्स पॉइंट है। तो अगर ये a कॉमा b से पास कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर इसको सेटिस्फाई करा दिया तो ये बन गया। क्या hk में रिश्ता आ गया क्या भाई, hk में रिश्ता आ गया क्या? हाँ सर आ गया hk में रिश्ता। क्या कोई अननोन है क्या इसमें? नहीं, हम लोग लोकस हो गया फिर, यानी h की जगह x और k की जगह y, एंड यू आर डन। यानी a अपॉन 2x प्लस b अपॉन 2y इक्वल टू 1। और चाहो तो एलसीएम लेके लिखना हो तो आप एलसीएम ले सकते हो, नीचे 2xy एलसीएम आएगा और इधर आएगा ay प्लस bx। ay प्लस bx इक्वल टू कितना हो जाएगा 2xy। तो दिस इज गोइंग टू बी द लोकस, दिस इज गोइंग टू बी द लोकस। क्लियर होगा मेरे ख्याल से ना, देख लो भाई। चलो भाई, क्वेश्चन इज इन xy प्लेन, मतलब भाई कोऑर्डिनेट प्लेन, इन xy प्लेन द लाइन L1 passes through the line L1 passes through 1, 1 and the line L2, है ना, and the line L2 passes through -1, 1 and the line L2 passes through -1, 1। ठीक है, if difference of slopes of the lines is 2, if difference of slopes of the lines is 2, है ना, is 2, find the locus of the point of intersection of L1 and L2, find the locus of the point of intersection of L1 and L2। हाँ जी, चलो जी देखते हैं, है ना। तो बोल रहे कि XY प्लेन में दो लाइन से और एक 1, 1 से पास कर रहा है और एक -1, 1 से पास कर रहा है ना, यही बोल रहा है। तो हमने कहा साहब कि 1, 1 और -1, -1, तो ऐसे कुछ मान लेते हैं कि भाई L1 जो लाइन है उसको हमने बोला कि साहब ये 1, 1 से पास कर रहा है ना, ये L1 लाइन है, और ये L2 लाइन है जो -1, ये -1, 1 से पास कर रहा है, और ये लाइन है L2, है ना,
ऐसा है, ये दो लाइन है। तो बोला एक्स वाई प्लेन में L1 है जो 1 1 से पास कर रहा है, L2 जो है वो -1 1 से पास कर रहा है, और इन दोनों के स्लोप्स अगर मैं M1 M2 कहूं तो डिफरेंस 2 है दोस्त। तो डिफरेंस में कोई बोले सर M1 -M2 2 है, तो ये बेवकूफ ही है, क्योंकि M1 -M2 भी 2 हो सकता है और M2 -M1 भी 2 हो सकता है। तो डिफरेंस का मतलब हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी कि स्लोप का डिफरेंस 2 है, तो आई मस्ट राइट M1 -M2 इक्वल टू 2। आई मस्ट राइट M1 -M2 का मॉड इक्वल टू 2, है ना, क्योंकि कोई भी स्लोप बड़ा या छोटा हो सकता है। एंड डिफरेंस की बात करेंगे तो हमेशा डिफरेंस कैसा होता है, पॉजिटिव डिफरेंस होता है। अच्छा, तो हमें इस पॉइंट का लोकस निकालना है, एच के इंटरसेक्शन पॉइंट का। तो भाई आप बस M1 M2 ही तो लिखना है, तो M1 कैसे लिख सकते हैं आप, 2 पॉइंट फॉर्म से, है ना, कि एच के और 1 1 का स्लोप तो k-1 अपॉन h-1। M2 लिखिए, है ना, M2 लिखिए, M2 लिखिएगा तो k-1 अपॉन h+1। अच्छा, अब क्या करेंगे सर, अब कुछ नहीं, मॉड खोल दीजिए, +-2 से खुल जाएगा और k-1 को बाहर निकाल लीजिए, और नीचे एलसीएम में आ जाएगा h-1 इंटू h+1, है ना, और ऊपर आ जाएगा h+1 माइनस h+1, है ना, इक्वल टू +-2। तो ये h कट गया और यहां बन रहा है k-1 अपॉन h² -1 इंटू 2 इक्वल टू +-2। तो 2 से 2 कट जाएगा, है ना, एक बार +1 होगा एक बार -1 होगा, तो +1 लिखोगे तो k-1 इक्वल टू h² -1। तो बिल्कुल सही आया आप लोग का y इक्वल टू x²। लेकिन जब माइनस लोगे तो k-1 इक्वल टू -h² +1, मतलब h की जगह x, k की जगह y रखोगे तो x² + y इक्वल टू 2। तो ये भी बच्चों का सही आया, है ना। तो y इक्वल टू x² एंड x² + y इक्वल टू 2 बोथ मस्ट बी द सॉल्यूशन। और जो मॉड नहीं लगाएंगे बच्चे, उनका एक सॉल्यूशन अपने आप गायब हो जाएगा, छू मंतर, है ना, और रैंक भी थोड़ी थोड़ी गायब नजर आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द equations of the straight line each of which find the equations of the straight line each of which pass each of which sorry क्या लिख दिया, find the equations of the straight line find the equation of the straight line which join the points of intersection, the points of trisection, the points of trisection of the portion of the line x plus 3y minus 12 equal to 0 intercepted between कोऑर्डिनेट एक्सेस, है ना, इजी सवाल है, करिए। इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सेस। तो बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइंस, है ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइंस। जैसे अगर आप इस लाइन को देखिएगा ना दोस्त, तो आपको इस तरह का एक लाइन आएगा। इसका x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट आप निकाल के देख सकते हो। जैसे x/12 + y/4 इक्वल टू 1 आएगा, ये आएगी लाइन। तो पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सेस, मतलब ये 12,0, ये 0,4। तो व्हाट इज द पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सेस?
तो हम लोग क्या कहेंगे, यही तो पोर्शन है वो लाइन का। तो बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच ज्वाइन द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द पोर्शन ऑफ द लाइन दिस इंटरसेक्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स दिस। एक मिनट यार, इसमें कुछ गायब हो गया है, इसमें कुछ गायब हो गया है। विच ज्वाइन ओरिजिन आएगा यार यहाँ पे ना, सॉरी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच ज्वाइन ओरिजिन विद द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द पोर्शन दिस, है ना। तो मतलब ओरिजिन को ज्वाइन करना है ना, ओरिजिन को ज्वाइन करना है। तो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन मतलब तीन बराबर भागों में बांटना। तो ये जो पूरा पोर्शन अगर इसको तीन बराबर भागों में बांटोगे तो दो पॉइंट्स आएंगे, दो पॉइंट्स आएंगे तीन इक्वल पार्ट्स में। तो हम लोग लेंगे अगर तीन इक्वल पार्ट्स हैं तो ये भी वन होगा, ये भी वन होगा और ये भी वन होगा, है ना, ये तीनों वन 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 होंगे। तो अगर मैं इस पॉइंट को निकालता हूं दोस्तों, आप ऐसे सोच सकते हो ना कि ये पॉइंट जो होगा इस पूरे पोर्शन को, है ना, ये पॉइंट इस पूरे पोर्शन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, दिस इज वन एंड दिस टोटल इज नाउ टू। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये 1:2 रेशियो में डिवाइड करेगा, ये 1 और ये वाला कितना हो जाएगा बच्चों 2। तो ये 1:2 में मतलब ये पॉइंट देख रहे हैं 1 × 12 2 × 0 यानी 12/3 दैट इज 4, 1 × 0 4 × 2 8/3। फिर इस तरीके से इस पॉइंट को सोचिए, तो इस पॉइंट को सोचिएगा तो थोड़ा सा अलग होगा, है ना, क्योंकि अब ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ये 2:1 होगा। तो 2 × 12 24, 24/3 इज 8 और फिर 1 × 4 दैट इज 4/3। शायद ऐसा कुछ आएगा, ऐसा कुछ आएगा। अब बोल रहे क्या, अब क्या बोल रहे हैं, अब क्या बोल रहे हैं भाई, अब बोल रहे हैं कि लाइन ज्वाइनिंग ओरिजिन एंड दीज पॉइंट्स, है ना, लाइन ज्वाइनिंग ओरिजिन एंड दीज पॉइंट। तो भैया अपन को ओरिजिन और इसको ज्वाइन कराना होगा। ऐसा कुछ, और दूसरा ऐसी लाइन आएगी, दूसरी लाइन ऐसे आएगी, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि स्लोप निकालना होगा। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, इस लाइन का स्लोप होगा, ये 0 0 है तो 8/3 - 0 अपॉन 4 - 0। तो मुझे लग रहा है 2/3 इसका स्लोप हो गया। तो यानी कि y = mx का फॉर्मेट है तो y = 2/3x। एक तो ये लाइन आएगी और दूसरी मुझे लग रहा है कि y = 4/3/8 यानी कि 1/6x। क्लियर है तो एक बार क्लियर कर दीजिए और डन है तो डन भी लिख दीजिएगा साथ ही साथ, है ना। तो ये दोनों बेसिकली इनके आंसर्स होंगे। जब कभी पोर्शन ऑफ लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात जिक्र आएगा तो इस पोर्शन की बात करेगा वो, इस पोर्शन की, है ना। नेक्स्ट इज एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच का एंगल, है ना, दो लाइंस के बीच का एंगल कैसे निकालें, दो लाइंस के बीच का एंगल, है ना। हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में हम लोग यही देखने वाले हैं कि दो लाइंस के बीच का एंगल कैसे निकाला जा सकता है ना। तो हम लोग कि दोनों लाइंस की इक्वेशन को स्लोप फॉर्म में हम लोग लिख लेते हैं, जिससे हमें m1 और m2 का आइडिया हो जाए, जिससे हमें किसका आइडिया हो जाए, m1 और m2 का। तो एक लाइन हमने ली है दोस्त y = m1x + c1 और दूसरी लाइन हम लोग ले रहे हैं दोस्त y = m2x + c2। यस, तो ये दो लाइंस हमने ली है m1x + c1 और दूसरी लाइन है आपकी m2x + c2 ली है ना, m2x + c2। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे निकालने वाले हैं दोनों लाइंस के बीच का एंगल, है ना, दोनों लाइंस के बीच का एंगल। चलिए आइए, तो मैंने क्या कहा कि एक लाइन मान लो कि ऐसे है y = m1x + c1 और एक लाइन कुछ ऐसी मान लेते हैं हम लोग y = m2x + c2 लाइक दिस। This is the line y = m1x + c1 and this is your line y = m2x + c2। अच्छा एक चीज आप खुद देख लो, एक चीज खुद देख लो,
अगर दो लाइंस के बीच के एंगल के बारे में अगर हम बात करते हैं ना, दो लाइंस के बीच के एंगल के बारे में बात करते हैं तो हमेशा दो तरह के एंगल होंगे। जैसे आप देख सकते हो कि एक एंगल तो ये वाला होगा और एक एंगल ये वाला होगा। कोई बोले सर ये भी तो होगा ना तो बेटा ये दोनों तो सेम ही है ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से। कोई बोले सर ये वाला, तो ये दोनों भी सेम है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि इन टोटलिटी तो सिर्फ दो ही एंगल आएंगे, है ना, इन टोटलिटी दो एंगल आएंगे। और ये जो दो एंगल है दोनों लाइंस के बीच का, उसमें एक एक्यूट होगा तो दूसरा एक ऑब्ट्यूज होगा। यस और नो? अगर एक एक्यूट होगा तो एक ऑब्ट्यूज होगा, अनलेस कि दोनों के बीच का एंगल 90 ना हो। जैसे कि अगर ये एंगल 90 हो गया तब तो भाई ये भी 90 हो जाएगा। तब तो अगर ये 90 हो गया तो हम लोग बोले ये भी 90 हो जाएगा। तो 180 आप समझ रहे हो ना, 180 क्यों आना चाहिए भाई? आप समझ रहे हो 180 क्यों आना चाहिए? क्योंकि हम लोग बोले ये स्ट्रेट लाइन है तो ये पूरा एंगल तो 180 डिग्री होगा ना, ये पूरा एंगल 180 डिग्री होगा। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर ये थीटा है तो ये तो 180 माइनस थीटा हुआ ना। फिर अगर ये थीटा है तो वो दूसरा वाला 180 माइनस थीटा हो जाएगा। अगर थीटा 90 है तब तो दोनों एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे। लेकिन अगर थीटा 90 नहीं है तो लाइंस के बीच में हमेशा दो तरह के एंगल्स आएंगे, एक एक्यूट आएगा एक ऑब्ट्यूज आएगा। मैं फॉर्मूले को कुछ ऐसा डिजाइन कर दूंगा कि उससे आप एक्यूट निकाल लीजिए और आप ऑब्ट्यूज फिर कैसे निकाल पाइएगा। तो अगर आपके पास एक ऐसा फॉर्मूला आता है कि एक्यूट एंगल निकल जाए तो ऑब्ट्यूज निकालना थोड़ा ट्रिकी है। आप उसको पाई में से घटाना पड़ेगा, है ना, थोड़ा पाई में से घटाना पड़ेगा। तो हम लोग यहां पे पूरा फोकस रखते हैं कि हम एक्यूट एंगल निकाल लें तो उससे ऑब्ट्यूज एंगल निकल जाएगा, है ना। अब ये मुझे नहीं पता कि ये एक्यूट है ये ऑब्ट्यूज है, क्योंकि मैंने तो ये प्लॉट ऐसे किया तो ये एक्यूट दिख रहा है। बट आप समझ रहे हो ना कि एक्चुअल प्लॉटिंग पे सब कुछ डिपेंड करेगा कि कौन सा एक्यूट आएगा कौन सा ऑब्ट्यूज आएगा, वी डोंट नो। तो मैंने तो अभी बस एक को थीटा मान लिया। मान लो इस वाले को मैंने थीटा बोल दिया दोस्त, इसको थीटा बोल दिया, तो दूसरा एंगल अपने आप क्या आ जाएगा, पाई माइनस थीटा। दूसरा वाला एंगल अपने आप क्या आ जाएगा, पाई माइनस थीटा। बच्चों अगर ये थीटा है तो ये भी तो थीटा ही होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। यस सर, ये भी थीटा होगा, है ना। मैंने मान लिया कि ये जो लाइन है इसका ये वाला एंगल है थीटा 1 और ये वाला एंगल कितना है आपका, थीटा 2। अच्छा, तो बेटा ये तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो गए थीटा 1 थीटा 2। तो अगर ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा 1 थीटा 2 तो व्हाट इज tan थीटा 1? tan थीटा 1 मस्ट बी स्लोप, tan थीटा 1 मस्ट बी स्लोप। तो tan थीटा 1 यहां से क्या आ जाएगा, m1। इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप क्या है, m1। ये थीटा 2 है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, तो इसका स्लोप हो गया tan थीटा 2 और tan थीटा 2 क्या हो जाएगा, m2। क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या कि थीटा थीटा 1 और थीटा 2 को कनेक्ट कर ले? क्या ऐसा हम कुछ कर सकते हैं कि थीटा थीटा 1 थीटा 2 कनेक्ट हो जाए? आंसर इज यस, कर तो सकते हैं, है ना। हम लोग क्या कर सकते हैं कि इन दोनों का जो सम है दैट इज थीटा और थीटा 2 दैट मस्ट बी इक्वल टू थीटा 1, क्योंकि आपको पता ना एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल बचपन में पढ़ाया जाता है ना। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं यहां से थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा प्लस थीटा 2। इस पे कोई आपत्ति है तो जल्दी बताओ। If you have any if you have any आपत्ति on this particular equation तो बता सकते हैं ना कि थीटा 1 इज थीटा प्लस थीटा 2। इस पे कोई आपत्ति हो, ऑब्जेक्शन हो तो आप बता सकते हो, है ना। तो मुझे तो नहीं लगता, है ना, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। तो यहां से थीटा निकल जाएगा, थीटा इज गोइंग टू बी थीटा 1 माइनस थीटा 2। नाउ लेट मी टेक tan ऑन बोथ साइड्स। तो tan लेने से अब ये मत बोल रहे सर ये फॉर्मूला फिर बहुत काला वाला ना हो जाए, है ना, टेंजेंट ले रहे हैं ना। तो आप इसमें फॉर्मूला लगाइए, तो tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा 1 tan थीटा 2। अब हो सकता कोई महानुभाव पूछ दे कि सर ये फॉर्मूला कैसे लिख दिया आपने। तो एक बार कंपाउंड एंगल झांक के आइएगा, है ना, झांक के आइएगा, बस पढ़ के नहीं, देख लीजिएगा। तो हम लोग बोले कि ये tan थीटा हो जाएगा, ये tan थीटा हो जाएगा। अच्छा, तो यहां से tan थीटा लिखूंगा मैं, तो tan थीटा 1 इज m1, है ना, देखो ना आप, tan थीटा 1 इज m1, tan थीटा 2 इज m2, तो दिस इज m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। और अब इसके बाद अपन करने वाले हैं कार्य। क्या कार्य करने वाले हैं साहब, मैं इसका मॉडुलस लगा देता हूं। बोलो इससे क्या हो जाएगा, मॉडुलस लगा दिया फालतू में। मॉडुलस लगाने से क्या होगा कि हम जो चाहते थे ना वो बन जाएगा, क्या कि इससे पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी tan थीटा की। मॉडुलस लगाने से इससे पॉजिटिव वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो यहां से थीटा हमेशा एक्यूट आ जाएगा। और थीटा अगर एक्यूट आ गया तो ऑब्ट्यूज निकालने का ट्रिक है ना, जानते हो, नहीं मुश्किल लगता है, पाई से घटाना बेटा, है ना, पाई से।
आ जाएगा। चलिए अब हम लोग अगर इन लाइंस को कहते हैं L1 और L2 है ना, इस लाइन को L1 और L2 कहते हैं ना, तो पहला कंडीशन लिख रहे हैं नोट करके, इफ L1 इज पैरेलल टू L2, है ना। अगर L1 L2 के पैरेलल है, L1 L2 के पैरेलल है बच्चों, अगर L1 L2 के पैरेलल हो गया मान लीजिए, तो ये थीटा तो जीरो हो गया, है ना, ये थीटा तो जीरो हो गया, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, जीरो। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इंप्लाइज अगर थीटा जीरो है, आप ऐसे प्लॉट करके भी देख सकते हो कि अगर दोनों लाइंस पैरेलल हो गई, तो वैसे तुम डायरेक्ट भी बोल सकते हो, है ना, ऐसा कुछ नहीं कि इसी से अपन बताएं। अगर थीटा जीरो हो गया, सॉरी, अगर लाइंस पैरेलल हो गई तो ऐसा कुछ होगा। तो अगर इसका थीटा वन है बॉस और इसका थीटा टू है स्लोप, आप समझना, सॉरी ये इंक्लिनेशन थीटा वन थीटा टू है जैसा कि अभी आप देख रहे थे, तो दोनों के स्लोप सेम होंगे ना यार, tan थीटा वन इक्वल टू tan थीटा टू होना चाहिए, क्योंकि दिख रहा है ना यहां से लाइंस अगर पैरेलल हैं तो tan थीटा वन इक्वल टू tan थीटा टू, मतलब m1 हैज टू बी m2, है ना, m1 हैज टू बी m2, या थीटा जीरो भी ले लोगे तो उससे भी आपको m1 इक्वल टू m2 दिख जाएगा, है ना। दूसरा, इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, है ना, L1 इज परपेंडिकुलर टू M2 इंप्लाइज, तो बच्चों अगर L1 L2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, सुनना ध्यान से, देखना, अगर एक ऐसी लाइन है और दूसरी लाइन है बॉस इसकी परपेंडिकुलर लाइन है, दूसरी लाइन है इसकी परपेंडिकुलर लाइन, मान लीजिए ऐसे, है ना, तो हम लोग बोलेंगे भाई एक लाइन है L1 और एक लाइन है L2 और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है बॉस, ये परपेंडिकुलर लाइंस है ना, और मैंने बोला कि एक का स्लोप है साहब थीटा, एक का स्लोप है कितना, थीटा, और ये है बेटा 90 डिग्री, तभी पढ़ा था ना कि जो थीटा होगा वो इसका और इसके स्लोप का सम होगा, नहीं, तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, थीटा माइनस 90, समझ रहे हो बात को, क्यों, क्योंकि इन दोनों का सम तो थीटा होना चाहिए, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, तो अगर ये 90 है तो दूसरा वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा माइनस 90, मतलब अगर मैं इसके स्लोप को m1 बोलता, m2 बोलता हूं, m2, तो m2 हो गया tan थीटा, m2 हो गया tan थीटा, और यहां पे अगर हम इसके स्लोप को m1 बोलते हैं L1 वाले को, तो इसका स्लोप हो जाएगा tan थीटा माइनस 90, तो माइनस साइन निकालोगे तो कितना बन जाएगा, tan 90 माइनस थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, है ना। तो अब आप देख सकते हो कि इसका मतलब क्या हो जाएगा कि m1 m2 इक्वल टू -1, है ना, m1 m2 इक्वल टू -1, देखना tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 हो जाएगा, और माइनस साइन है तो -1 हो जाएगा, है ना। इसको हम डायरेक्टली यहां से भी देख सकते थे कि अगर थीटा बेटा यहां 90 डिग्री हो रहा है तो tan 90 नॉट डिफाइंड होगा। फिर से एक बार, अगर हम थीटा को 90 डिग्री रख देते हैं दोनों लाइंस के बीच का, है ना, परपेंडिकुलर है, तो tan 90 नॉट डिफाइंड, tan 90 नॉट डिफाइंड मतलब ये वाली चीज जीरो होनी पड़ेगी, है ना। नॉट डिफाइंड का मतलब डिनोमिनेटर को क्या कर देंगे, जीरो, तो डिनोमिनेटर को जीरो करेंगे तो m1 m2 सीधा क्या आ जाएगा आपका -1, m1 m2 सीधा क्या आ जाएगा -1। बस यहां पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, वेयर m1 एंड m2 आर फाइनाइट, ठीक है, क्लियर है सबको, कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो अपन डन मानेंगे। जैसे देखना, अब हम लोग कुछ छोटी छोटी चीजें कर रहे हैं जो कि एक्चुअली छोटी नहीं है प्रॉब्लम सॉल्विंग में या समय बचाने में थोड़ा काम करती है ना, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट सा ही है, ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे मान लो कि x प्लस 2y इक्वल टू 31 के पैरेलल लाइन लिखनी है आपको, x प्लस 2y इक्वल टू 31 के पैरेलल लाइन लिखनी है। तो अगर कभी भी इस तरह के सिचुएशन में आप पढ़ो ना कि x प्लस 2y इक्वल टू 31 के पैरेलल लाइन लिखनी है, मान लीजिए ये लाइन है वो x प्लस 2y इक्वल टू 31, ये है वो लाइन, को बोले सर इसके पैरेलल लाइन लिखनी है, तो मैं बोलूंगा इसके पैरेलल लाइन एक दो नहीं होंगी, इनफाइनाइट लाइंस होंगी, इनफाइनाइट लाइन, क्योंकि इसके पैरेलल लाइंस आपके पास बहुत सारी होंगी। अब कभी कभी सवाल आता है ना कि यार इस लाइन के पैरेलल हो और कुछ फलाना कंडीशन और सेटिस्फाई कर रहा हो कि यार एक पॉइंट और दे दिया
कि भाई x प्लस 2y इक्वल टू 31 के पैरेलल है और पासिंग थ्रू 5,4 है, ऐसे ही बता रहा हूं 5,4 हो। तो देखो अब कोई बोले कि सर फिर इसका स्लोप उठाएंगे 5,4 से पास करेंगे, हम बोलेंगे इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। अगर कभी भी आपको इसके पैरेलल लाइन लिखनी है तो पैरेलल लाइंस में स्लोप सेम होना चाहिए यार, है ना, पैरेलल लाइन में स्लोप सेम होना चाहिए। मतलब इसके पैरेलल लाइन आप कभी भी इस फॉर्मेट में लिख सकते हो x प्लस 2y इक्वल टू लैम्डा टाइप, जहां लैम्डा चेंज होता जाएगा ना तो आपको ये डिफरेंट डिफरेंट लाइंस देता रहेगा। लैम्डा क्या है, लैम्डा एक नंबर है, लैम्डा जैसे जैसे चेंज होगा तो आपको इसके पैरेलल डिफरेंट डिफरेंट लाइंस मिलेगी। अब बोलोगे सर ये लाइंस पैरेलल है क्या, यस स्लोप्स आर सेम, स्लोप्स आर सेम। क्यों सर, क्योंकि देखो इसका स्लोप मैंने बताया था ना नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन y, यस सर बताया था -12, तो इसका भी स्लोप तो यही आएगा नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन y, नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, तो यानी कि दोनों का स्लोप सेम है। यानी इन जनरल में कह सकता हूं कि अगर मान लो हमारे पास एक लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इन जनरल कह रहा हूं, इन जनरल बात बोला कि अगर मेरे पास एक लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो इसके पैरेलल लाइन को मैं कैसे लिख सकता हूं, इसके पैरेलल लाइन को सर आप लिख सकते हैं ax प्लस by प्लस सम लैम्डा इक्वल टू 0, या ax प्लस by इक्वल टू लैम्डा भी लिख सकते हो, है ना, क्योंकि लैम्डा तो आपको एडिशनल कंडीशन से मिलेगा। आप समझ रहे हो लैम्डा कैसे मिलेगा, जैसे कोई बोलता है कि सर ये लाइन जो है ना, एक लाइन है जो इससे पैरेलल है और 5,4 से पास कर रहा है, 5,4 से पास कर रहा है, तो मैं पहला स्टेप क्या लिखूंगा कि भाई इस लाइन के पैरेलल तो यही बनेगा, और अब ये 5,4 को सेटिस्फाई करेगा तो यहां 5 और 2 इंटू 4 इक्वल टू लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 13, यानी x प्लस 2y इक्वल टू 13। आपको बोलता है नहीं नहीं सर मैंने ऐसे नहीं माना था, मेरा तो गलत आ जाएगा, मैंने तो क्या माना था ना इसके पैरेलल लाइन को x प्लस 2y प्लस लैम्डा, तो सर लैम्डा अगर 13 आ रहा है ना तो सर तो ये मेरा x प्लस 2y प्लस 13 आ रहा है और दूसरे वाले का x प्लस 2y माइनस 13 आ रहा है। भाई नहीं, तुम्हारा 13 नहीं आएगा अब, क्योंकि अब आप इस वाले लाइन को बोलोगे ना 5,4 से पास कराएंगे, तो 5,4 से पास कराएंगे तो 5 प्लस 8 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, यानी यहां से तुम्हारा लैम्डा -13 आया, उसका लैम्डा 13 आया, लाइन दोनों की फाइनली सेम आएगी, लाइन दोनों की फाइनली सेम आएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लाइन फाइनली दोनों की क्या आएगी सेम। तो कोई बोले कि सर मैंने इसके पैरेलल लाइन को ये मान लिया तो भी सही है, कोई बोले नहीं नहीं मैंने इसके पैरेलल लाइन को मान लिया सर ax प्लस by इक्वल टू लैम्डा, तुम्हारा कहना भी सही है, दोनों में कोई गलत नहीं है, दोनों में कोई गलत नहीं है, क्योंकि जो लैम्डा की वैल्यू होगी वो इसके लिए अलग होगी और इसके लिए अलग होगी, समझ में आया क्या। लेकिन फाइनल इक्वेशन जो तुम्हारी लाइन की आएगी ना, जैसा आपने इस केस में देखा, जो फाइनल इक्वेशन आएगी लाइन की वो सेम आएगी। इज दिस क्लियर फॉर ऑल। तो इसमें लिखिएगा एक लाइन, इसमें एक लाइन लिखिएगा, इक्वेशन ऑफ एनी लाइन, इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू, ये लिखिएगा equation of any line parallel to ax plus by plus c equal to 0 can be written as equation of any line parallel to ax plus by plus c equal to 0 can be written as equation of any line parallel to ax plus by plus c equal to 0, ax plus by plus c equal to 0 can be written as ax plus by equal to lambda, can be written as ax plus by equal to lambda. Can be equation of any line parallel to ax plus by plus c equal to 0 can be written as ax plus by equal to lambda, and a line perpendicular to it, and a line perpendicular to ax plus by plus c equal to 0 can be written as, and a line perpendicular to ax plus by plus c equal to 0 can be written as, और इसके अगर परपेंडिकुलर अगर आपको लाइन लिखनी है ना, इसके परपेंडिकुलर लाइन लिखनी है तो आप इसके परपेंडिकुलर लाइन कैसे लिख सकते हो, bx माइनस ay इक्वल टू t, एंड लाइन परपेंडिकुलर टू ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, एंड लाइन परपेंडिकुलर टू ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, एंड लाइन परपेंडिकुलर टू ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 कैन बी रिटन एज bx माइनस ay इक्वल टू t, bx माइनस ay इक्वल टू t, bx माइनस ay इक्वल टू t। अब बोलोगे सर ये कैसे हो गया bx माइनस ay इक्वल टू t, क्योंकि मुझे पता है कि लाइंस परपेंडिकुलर तो m1 m2 -1 होगा, तो बेटा इसका स्लोप आपको पता है माइनस ay भी है, तो मैंने क्या किया कि इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया
और इसके बीच के साइन को नेगेटिव कर दिया, है ना। परपेंडिकुलर में क्या करूंगा, इन दोनों को इंटरचेंज करके बीच के साइन को क्या कर दूंगा, नेगेटिव। अब इससे फायदा क्या हुआ सर, कि इसका स्लोप सोचो, इसका स्लोप होगा नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन ए वाई, नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, तो कोएफिशिएंट ऑफ y में माइनस ए है बच्चों, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो यानी इसका स्लोप होगा b बाई ए और इसका स्लोप हो गया माइनस ए बाई बी। क्या आपको दिख रहा है कि इसका और इसका जो प्रोडक्ट है वो -1 आ रहा है? क्या आपको दिख रहा है कि इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, -1। जैसे कोई बोले सर x प्लस 2y इक्वल टू 31 के परपेंडिकुलर लाइन, तो बेटा आपको यह भी समझना पड़ेगा कि x प्लस 2y इक्वल टू 31 के परपेंडिकुलर भी इनफाइनाइट लाइंस होंगी, इनफाइनाइट, बहुत सारी लाइंस होंगी इसके परपेंडिकुलर। तो सबको अगर लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, x और y के कोएफिशिएंट को इंटरचेंज कर दीजिए पहले और y वाले कोएफिशिएंट को माइनस कर दें। कोई बोले सर अगर सिर्फ मैं x वाले कोएफिशिएंट को माइनस कर दूं तो वो भी चलेगा, उसमें कोई बहुत बड़ा तुर्रम खान वाला बात आपने नहीं पूछ लिया है ना। तो मैंने क्या बोला, x और y के कोएफिशिएंट को इंटरचेंज और y के कोएफिशिएंट का साइन चेंज कर दीजिएगा। कोई बोले सर मैं y के कोएफिशिएंट का साइन चेंज ना करके मैं x के कोएफिशिएंट का साइन चेंज कर दूं, वो भी चलेगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप इसको लिख सकते हैं 2x माइनस वाई इक्वल टू टी, ये इसके परपेंडिकुलर लाइन हो गई। अब कोई बोले सर t का क्या करना है, t का कुछ करना नहीं है, अब कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको दिया रहेगा कि भाई ये लाइन फलाना पॉइंट से पास कर गई तो फिर t भी निकल जाएगा, है ना, तो उससे परपेंडिकुलर लाइन आ जाएगी। क्लियर है तो डन कर दीजिए। चलो अगला एक सवाल करो। अच्छा होमवर्क भी दिया था ना आपको हमने, चलो होमवर्क में कोई डाउट हो तो पहले होमवर्क का डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, है ना। होमवर्क का डिस्कशन पहले कर रहे हैं, तो होमवर्क पहले करते हैं उसके बाद बात करेंगे। चलिए मेरे ख्याल से 1 से 20 था, कोई डाउट हो तो बताइए बच्चों। वन से 20 था आई थिंक, बताइए कुछ पूछ रहा हूं तो 1 से 20 में पहले। एक्सरसाइज 1 से 20। बारह, ओके चलो भाई 12 नंबर सवाल पे आते हैं, है ना। 12 नंबर सवाल पे आते हैं। 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है अपना, 12 नंबर सवाल कह रहा है कि सपोज एबीसी इज अ ट्रायंगल 3 एक्यूट एंगल्स, है ना। तो एबीसी एक्यूट एंगल मतलब है कि सबके सब 90 डिग्री से तो छोटे हैं गाइस, ऑल आर लेस देन 90 डिग्री, है ना, एक्यूट एंगल है ना। और बोला क्या कि किस क्वाड्रेंट में होगा, तो हमने बोला कि चलो भाई कॉस बी माइनस साइन ए चेक करे कहाँ है, किधर है भाई तू, कॉस बी माइनस साइन ए, है ना। तो मैंने बोला कि चलो मान लेते हैं, कुछ पॉजिटिव मान लेते हैं, है ना। अगर ट्रू आ जाए आगे की चीजें तो हम मान लेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो मान लिया, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि लेट दिस बी ग्रेटर देन 0, क्या ये पॉसिबल है। तो मैंने क्या बोला कि फिर कॉस बी को साइन ए से बड़ा होना पड़ेगा, यानी कि साइन पाई बाई 2 माइनस बी, कॉस बी को लिख सकता है ना, साइन पाई बाई 2 माइनस बी को साइन ए से बड़ा होना पड़ेगा। अच्छा तो साइन तो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, पाई बाई 2 से छोटे में, है ना, आपने देखा होगा साइन एक्स का ग्राफ। तो इसका मतलब पाई बाई 2 माइनस बी जो होगा उसको ए से बड़ा होना पड़ेगा। इसका मतलब पाई बाई 2 इज ग्रेटर देन ए प्लस बी। तो ये तो सही लग रहा है, ये तो सही लग रहा है, पक्का नो सर। तो ये सही नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि बच्चों अगर a प्लस बी प्लस सी की बात करें तो वो तो पाई होता है, और बेटा अगर a प्लस बी पाई बाई 2 से छोटा है और c भी पाई बाई 2 से छोटा है, अगर दोनों पाई बाई 2 से छोटे हैं, a प्लस बी यहां से पाई बाई 2 से छोटा है और c भी मान लीजिए पाई बाई 2 से छोटा है जो कि दिया हुआ है, तो ये सम पाई से छोटा हो गया। यानी कि अगर इस केस को ट्रू माना जाए कि a प्लस बी पाई बाई 2 से छोटा है और सम पाई है, तो c को पाई बाई 2 से बड़ा होना पड़ेगा। c को पाई बाई 2 से बड़ा होना एक कॉन्ट्रडिक्शन है, हाल हो सकते हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि एंगल c एक्यूट है, इसका मतलब कि ये ट्रू नहीं है। ट्रू क्या हुआ फिर, एक cos b माइनस साइन ए इज नेगेटिव, है ना। यानी कि आप सोचिए कि इसका x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, ऐसे ही y कोऑर्डिनेट निकालिए, साइन b माइनस कॉस ए,
अगर बोलता है कि साइन बी माइनस कॉस ए पॉजिटिव है साहब, अच्छा तो इसका मतलब साइन बी इज ग्रेटर देन कॉस ए होना चाहिए फिर तो, यस। और यानी साइन बी हैज टू बी ग्रेटर देन साइन पाई बाई टू माइनस ए। सही बात है सर। तो इसका मतलब हम लोग बोल रहे हैं क्या कि b हैज टू बी ग्रेटर देन पाई बाई टू माइनस ए, ये भी सही है। तो a प्लस बी ग्रेटर देन पाई बाई टू ये पॉसिबल है, क्योंकि c पाई बाई टू से छोटा होगा तो a प्लस बी को पाई बाई टू से बड़ा ही होना पड़ेगा, यानी कि दिस इज ट्रू। तो यानी कि अगर x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो किस क्वाड्रेंट का है संख्या ये, तो मुझे लग रहा है सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट है ना, मुझे लग रहा है क्या सेकंड क्वाड्रेंट। इज दिस क्लियर फॉर ऑल? डी ऑप्शन, ऑप्शन डी। रिया ने 8 नंबर ही पूछ लिया है। 8 में बोल रहा है कि ये पार्टिकल बिगिंस, स्टार्ट कर रहा है एट द ओरिजिन एंड मूव सक्सेसिवली इन द फॉलोइंग मैनर एज शोन। तो हम लोग बोल रहे हैं कि ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं और इन द सक्सेसिव मैनर, जो मैनर बोल रहे हैं ना, तो हम लोग कि कैसे चल रहा है भाई, इधर पहले तो चला 1 यूनिट है ना, फिर उसके बाद बोल रहा है कि इसका आधा चला इधर, फिर आधा चला इसका, फिर बोल रहा है कि इसका 1/4 ही चला 1/4 है ना, फिर ये नीचे चला गया 1/8, फिर उसके बाद ये इस 1/16 चल रहा, ऐसे चल रहा है ना। तो आप पहले देखिए x में कितना का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो बेटा पहले x में ये 1 चला, फिर ये 1/4 चला, ये 1/16 चला, फिर अगली बार चलेगा 1/64 है ना, क्योंकि फिर ये ऊपर जाएगा और फिर ये 1/64 आगे जाएगा। मतलब इसके x कोऑर्डिनेट में क्या चेंज आएगा, तो 1 + 1/4 + 1/16 है ना, 1/16। और ऐसे ही ये चलता जाएगा, ऐसे ही चलता जाएगा, इनफाइनाइट तक चलेगा। यानी कि इनफाइनाइट तक चलेगा मतलब चलता 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 इंफिनिटी तक पहुंच गया, मतलब इंफिनिटी तक पहुंच नहीं गया, मतलब इनफाइनाइट टर्म्स आ गए। तो भाई ये जीपी है जिसका कॉमन रेशियो कितना है 1/4, तो मुझे लग रहा है कि दिस इज 4/3। तो यानी बेटा इसका एक्स कोऑर्डिनेट पक्की बात है कि 4/3 होना है, तो या तो आगरा ऑप्शन होगा या बॉम्बे है ना। अब इसमें सुनना, इसमें y का कैसे चेंज आ रहा है, तो y का पहली बार आया था 1/2, 1/2 के बाद फिर ये नेगेटिव डिप कर गया -1/8, फिर इसके बाद ये पॉजिटिव डिप करेगा है ना, और इसका भी देखिए कॉमन रेशियो 1/4 ही चल रहा है, तो फिर अगला वाला प्लस में आएगा 1/32 ऊपर गया, फिर माइनस में आएगा, ऐसे चलेगा इसका। तो ये भी इंफिनिटी तक जा रहा है, तो यानी कितना बनेगा 1/2 - r, 1/4 है नेगेटिव साइन के साथ, तो ये बनेगा। तो मुझे लग रहा है कि ऊपर 4 और नीचे 5 इंटू हाफ 2/5। तो आई थिंक द करेक्ट आंसर विल बी 4/3, 2/5, दैट इज बॉम्बे ऑप्शन। बॉम्बे ऑप्शन है ना, सिंपल जीपी के क्वेश्चंस है। एटीन और 19 है ना, 18 और 19। 18 तो क्लास इलस्ट्रेशन है यार, पढ़ नहीं रहे उसका मतलब। मैंने जीपी में सॉरी मैंने एलिप्स के लिए सॉल्व किया था, मतलब वो PF1 + PF2 के लिए किया था, और वही सेम चीज आई है। पता नहीं क्यों नहीं पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग। अब ये पूछने का मतलब तो हो गया कि मामला गड़बड़ है, फिर पढ़ाई नहीं हो रही है। 2 मेथड से बताया है, 2 स्क्वायरिंग से भी बतलाया है और 1 स्क्वायरिंग से भी बतलाया, पता नहीं क्यों नहीं पढ़ रहे हो। फिर अब बोल रहा है कि कोई पॉइंट P है, इसका लोकस निकालना है, तो नहीं करोगे मेहनत तो यार थोड़ी कुछ होने वाला है आपका, फिर ऐसे ही रह जाओगे, फिर आप कर ही नहीं रहो काम। अब यही क्लास में बतलाया था मैंने x पे लिया था C0 - C0, मैंने तो जनरल काम करके दिखाया, तो फिर भी सिंपल काम है, 0,4 और 0,-4 निकालने। तो हम लोग बोले कि इसका जो हम क्या लिखेंगे, AP आएगा कितना, √h - 0 का स्क्वायर प्लस k - 4 का होल स्क्वायर, और इधर माइनस आएगा √h² प्लस k + 4 का होल स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस, क्योंकि मॉड खुलेगा, इक्वल टू 6। तो दोनों ही तरीके से बताया है, डबल स्क्वायरिंग से बतलाया है, L - m करके, L + m करके, L² - m² करके। पढ़िए, समय निकालिए यार, ऐसे तो घटिया पढ़ाई कैसे कीजिएगा काम। 12, 18, अब 19 की बारी है ना। 19 में बोला कि लाइन पासेस थ्रू 2,2
and cuts an area of 9 square centimeter from the first quadrant. The sum of all possible values of for the slope of this line. ये भी बहुत इजी सवाल है, ये भी बहुत इजी सवाल है कि हमने बोला कि भाई जो लाइन है, अभी अभी ऐसे कितने सवाल किए हमने कि अगर x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 है, तो ये बोल रहा है 2, 2 से पास कर रहा है, तो इसका मतलब 2/a प्लस 2/b इक्वल टू 1। पहली चीज तो ये आ गई। दूसरी चीज बोल रहा है कि जो एरिया है ना, एरिया एरिया कितना है 9, तो हम लोग बोल रहे हैं कि ये a है और ये b है। a है और अगर b है तो एरिया हो गया 9, तो हाफ ab का मॉड इज 9। अभी अभी इसको हमने इतनी बार सॉल्व किया, ab इज प्लस माइनस 18, तो 2 केस लीजिए, सब एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूं, फिर भी मेहनत नहीं कर रहे हो तो कैसे बढ़ोगे, है ना। देखो बढ़ना है आगे तो बेटा मेहनत तो करना पड़ेगा। इस तरह की चीजों में अगर आप दम नहीं दिखा रहे हो, रीढ़ की हड्डी नहीं बनेगी आपकी, तो फिर एग्जामिनेशन कैसे क्रैक करोगे। और ये तो बहुत एलिमेंट्री लेवल के सवाल हैं, सेम तरह के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, बस बैठ के मेहनत करना है, पेन चलाना है ना। बाकी देख लीजिए, नहीं कीजिएगा तो छूटता जाएगा। तो मेरे ख्याल से सीधा आप बी रख दीजिए और सॉल्व कीजिए, दोनों केसेस में अपने आप आ जाएगा। और फिर जब लाइंस आ जाएंगी तो स्लोप निकाल लीजिए, स्लोप का सम पूछ रहा है, सारे स्लोप्स निकाल के जोड़ लीजिए। इतने तो सिंपल क्वेश्चंस हैं यार। चलिए आगे हम लोग देखते हैं होमवर्क। आगे हम लोग क्या देखते हैं, होमवर्क। करिए बेटा, मन लगा कीजिए, है ना, अच्छे से पढ़िए। नहीं पढ़िएगा तो बहुत मुश्किल है। तो इधर तो हमने 20 तक कर लिया है ना। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 में होमवर्क, एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 1 to 7। अगर किसी बच्चा, कोई बच्चा ऐसा भी है जो होमवर्क नहीं कर रहा है, तो बैठ के मेहनत कर लो, है ना, नहीं तो फिर रह जाएगा, है ना। सिर्फ 7 ही सवाल है, यही करके दिखाइएगा। और 1 का पार्ट भी छोड़ सकते हैं आप, है ना। उसमें स्क्राइब्ड सर्कल वगैरह दिया हुआ है तो वो ऐसे सिलेबस में है नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 का, है ना, पार्ट भी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, देख लीजिएगा। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू ऑल। और मेहनत करो यार, है ना, स्ट्रेट लाइन अगर जमाना है बढ़िया कोनिक सेक्शन को, तो आज के दिन से ही मेहनत करना पड़ेगा, एक एक दो दो बार लगना पड़ेगा, है ना, हिम्मत करना पड़ेगा। ऐसे हिम्मत हार दीजिएगा कि हर एक सवाल सर बार बार करेंगे तो मुश्किल होगी फिर। ये बहुत सिंपल सवाल है।